अस्सलाम वालेकुम। ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ एक आज़ाद शहरी पर कि वह मुल्क छोड़कर चला जाए, मुल्क से दूर बेवतनी में मारा जाए, मुसाफिरी की हालत में मारा जाए और ऐसे मारा जाए कि मारने वालों का सुराग ना मिल सके और फिर तहकीकात के नाम पर प्रोसेस तो हो लेकिन उसका आउटकम सामने ना आए। ये अरशद शरीफ साहब शहीद की कहानी है। आखिरकार 24 अक्टूबर को होने वाला ये एक ऐसा कत्ल जो कि अभी तक अंधा है, नहीं मालूम कि किसने किया, कौन इसमें मुलव्वस है। लेकिन इसको लेकर बिलाखिर पाकिस्तान की अदालतें, सबसे बड़ी अदालत है, उसके अंदर इस मामले का सो मोटो लिया गया और वहाँ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी ख़ारजा, इन तमाम तर लोगों को तलब किया गया, उनसे मांगी गई तफसीलात और FIR दर्ज करने का गया। FIR तो हो गई। अब दूसरी समात में जो हुआ वो बड़ा अहम है। 592 सफ़ात कोई थोड़े नहीं होते, उन पर मबनी एक रिपोर्ट पेश की गई है अदालत के अंदर और वो बड़ी खौफनाक है, बड़ी तहलका खेज़ है। एक तो FIR में जिन लोगों का जिक्र है, जिसमें तारिक अहमद वसी है, खुर्रम अहमद है, वक़ार अहमद है, ये वो लोग हैं जिन्हें इस्लामाबाद के थाना रमना के अंदर दर्ज होने वाली FIR में नामजद कर दिया गया है। तो सवाल आपके जहन में भी है, मेरे जहन में भी है, सबके जहन में भी है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या शहीद अरशद शरीफ के कातलों तक पहुँचने में मदद देगी। एक बड़ी अहम तरीन चीज़ जो उनकी वालदा ने अदालत को बताई वो उन 4 लोगों के नाम हैं जो पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि हसास इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी फ़ौज से और इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें पाकिस्तान के साबिक़ चीफ़ हैं, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं, पाकिस्तान के बड़े शहर यानी इस्लामाबाद और लाहौर के इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान जो आप कह सकते हैं कि सेक्टर कमांडर्स हैं। अब उन लोगों के नाम दिए गए हैं कि इन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए या इन लोगों के नाम FIR में दर्ज किए जाए। ये अरशद शरीफ की वालदा का मौक़िफ़ है। अब बड़ी अहम बात है जो आपको बताने लगा हूँ। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपना फ़ीडबैक भी आपने बताना है और आप इस बारे में क्या फ़ील करते हैं ये भी आपने बताना है। मामला ये है कि जो समाअत हुई दूसरी, उसमें व्हील चेयर पर बैठ कर अरशद शरीफ साहब की वालदा ख़ुद अदालत के अंदर आई। काफ़ी तकलीफ़ दह मनाज़र थे और इस दौरान सबसे अहम तरीन चीज़ ये कि दुबई से अरशद शरीफ साहब जब पहुँचे कीनिया तो वो 23 अगस्त की रात थी। अब 23 वो अगस्त का महीना था। एग्जैक्टली अगर मैं आपको वो डेट बता सकूँ, मैं आपको वो डेट बता देता हूँ। अगस्त के दूसरे हफ्ते में वो कीनिया के अंदर पहुँचे और कीनिया वो किसके कहने पर गए। बाज़ इत्तलात के मुताबिक ARY ग्रुप के जो मालिक सलमान इकबाल, उनकी हदायत मौजूद थी इसमें। अब ये एक सिंपैथी के तौर पर भी देखा जा सकता है कि उन्होंने, उनकी जान को ख़तरा था, इस पेश नज़र उन्होंने कहा कि आप कीनिया जाए। लेकिन कीनिया ही क्यों जाए, ये पहला सवाल है। लेकिन अब सबसे अहम तरीन चीज़, पाकिस्तान से जाने वाली वो तहकीकाती टीम जो कीनिया गई, उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया गया कीनिया के इदारों की जानिब से, क्योंकि तंजानिया और कीनिया के दरमियान का ये इलाका मेगादी नैरोबी जिसको कहा जाता है, नैरोबी से कुछ 104 किलोमीटर दूर, तो यहाँ कार स्मगलिंग के हवाले से इस इलाके को बड़ा अहम करार दिया जाता है। तो ये कहा जा रहा है जी कि कीनिया की पुलिस ने जो स्टांस इख्तियार किया जी कि यहाँ हमने रुकावटें रख कर सड़क ब्लॉक कर रखी थी, तो इसमें कोई ठोस इसकी चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। अब 23 और 24 अक्टूबर की रात से लेकर अरशद शरीफ साहब का जो भी डाटा है, जिसमें उनकी सफरी दस्तावेज़ात, मोबाइल फ़ोन है, डिवाइसेस है, व्हाट्सएप, ईमेल, वो तमाम दर चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर शामिल है जो अदालत के अंदर पेश की गई 592 सफ़ात की। अब इस्लामाबाद से जाने वाली तहकीकाती टीम ने 29 अक्टूबर को वक़ार अहमद और उनकी अलिया से इंटरव्यू किया, जबकि 30 अक्टूबर को वक़ार अहमद के साथ क्राइम सीन का भी दौरा किया, वहाँ के खाके बनाए और तमाम दर चीज़ें हासिल की। क्राइम सीन का खाका तैयार करने के बाद अलग अलग जो मुलाकातें हैं वो भी की गई वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद, वक़ार अहमद की वाइफ से और वक़ार अहमद से। लेकिन इस सारे मामले में कीनिया की पुलिस अदम तावन कर रही है। अब सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि 20 अगस्त को कीनिया पहुँचे थे अरशद शरीफ साहब। 20 अगस्त से लेकर 23 अक्टूबर तक वो किस किस से मिलते रहे, ये अहम चीज़ है। उन तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। ये इंडिकेट किया जा रहा है, सजेस्ट भी किया जा रहा है। अब जो तहकीकाती कमेटी को वक़ार अहमद ने बताया वो ये कि कीनिया में वीज़े के लिए अरशद शरीफ को जो स्पॉन्सर लेटर दिया था वो वक़ार अहमद ने दिया था और इस लेटर की कापी कमेटी को फ़राहम नहीं की गई है वक़ार अहमद की जानिब से। तो वक़ार और खुर्रम दो अहम आदमी हैं। तारिक अहमद वसी ये भी एक अहम आदमी है जो कि FIR में भी ये लोग मौजूद हैं। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि
जहाँ ये वाक़या हुआ वहाँ से 18 किलोमीटर दूर था वो मकाम जहाँ पर वो फार्म हाउस है, जहाँ अरशद शरीफ साहब ने 22 अगस्त की शाम को कुछ वक्त गुजारा था, डिनर भी किया था। तो इस रिपोर्ट में ये चीज़ भी सामने आ रही है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको उनकी जान को ख़तरा था, 16 से ज़ायद मुकदमात उन पर दर्ज थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी जान की हिफाजत के लिए उन्होंने एक दरख्वास्त भी दे रखी थी, जिस पर वो 1-2 मरतबा पेश भी हुए थे। एक डायरी एक ख़त का जिक्र करते हैं अरशद शरीफ अपनी एक वीडियो में, जो उनके कुछ आखिरी व्लॉग्स में से एक है जो हमने भी देखा है। उसमें वो कहते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है, ख़त लिखा है, लेकिन उस ख़त में शायद उस वक्त उनको जो ख़तरात थे उस बारे में उन्होंने आगाह किया, लेकिन उस चीज़ को शायद सेंसिटाइज नहीं किया गया या महसूस नहीं किया गया, लेकिन नुकसान हो गया और बहुत बड़ा हो गया। अब सिचुएशन ये है कि अदालत के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसमें अदालत ने ये तो वाज़ेह कहा है कि मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है, क्योंकि कीनिया ने तो पूरा कोई कोऑर्डिनेट नहीं किया, ना खुर्रम अहमद ने किया, ना वक़ार अहमद ने किया। वो अब वहाँ के सिटीज़न भी हैं, वो उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज है, लेकिन इनको शामिल तफ्तीश या इनसे मज़ीद चीज़ें उगलवाने के लिए क्या इन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा? ये बड़ी अहम बात है। और जिन लोगों के नाम अरशद शरीफ की वालदा ने सामने रखे हैं, उन लोगों से क्या कोई बात पूछी जाएगी? यार एक और चीज़ सामने आ रही है कि खुर्रम अहमद जो है वो इस्लामाबाद के जो एक सेक्टर कमांडर हैं उनके साथ राब्ते में थे। अब ये एक ऐसी बात है कि जिसकी फ़िलहाल तस्दीक या तरदीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक इत्तला है जो कि इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। तो ये वो तमाम तर सिचुएशन है। अब इस पूरे मामले के ऊपर अदालत ने तो तहकीकात के ऊपर ही सवाल उठा दिया है, तो ज़ाहिर है फिर फेडरल गवर्नमेंट जवाबदेह होगी कि जनाब आपने क्या किया, आपने यहाँ से टीम भेजी, तमाम तर चीज़ें हुई, आप तहकीकात नहीं कर सके, तो ये कैसे मामला अंजाम को पहुँचेगा? तो ये बज़ाहिर एक ऐसी चीज़ बन गई है कि फ़िलहाल आप कह सकते हैं जिसके ऊपर एक डेड लॉक शायद पैदा हो जाए। लेकिन अगर अदालत के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती रही, तो अदालत ने जैसे एक रोज़ में FIR दर्ज करा लिया। आप देखें 23 अक्टूबर बल्कि 24 अक्टूबर से इस वक्त दिसंबर चल रहा है, तकरीबन 3 महीने होने को है, FIR नहीं थी और FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई। तो अब कैसे प्रोसेस होगा? दोबारा तहकीकात के लिए टीम जाएगी, इंटरनेशनल किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से मदद ली जाएगी। जो दूसरे ममालिक के सहाफ़ी दूसरे मुल्कों में कत्ल होते हैं, हमने 2 केसेस के हवाले से कुछ सीनियर से पूछा, जैसे जमाल खशोगी का मामला है, जैसे डैनियल पर्ल का मामला है जो अमरीकी सहाफ़ी कराची में मारे गए थे। तो अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के हवाले से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग की थी और उसमें ये इतलात है कि FBI के लोग आते रहे, उसमें टॉप की अमरीकी एजेंसियों के लोग आते रहे और सिचुएशन जो उसको ख़ुद मॉनिटर भी करते रहे और अपना इनपुट भी देते रहे। तो अब क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लोगों को कीनिया जाना चाहिए? ये बड़ी अहम बात है। क्या अदालत इस बारे में कुछ कहेगी? ये अहम बात है और ये बड़ी अहम चीज़ है कि अब इस चीज़ को कैसे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जो तहकीकात हुई है वो नामुकम्मल है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आगे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।